के आरोप में इजराइल भारत पर भी हमला कर देगा। इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से और उसकी खातिर परमाणु केंद्रों पर जिस तरह से हमला किया है, उससे जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी। इस संवाद में 12 से 13 जून 2025 को ईरानी परमाणु स्थलों पर इजराइल के हमलों पर चर्चा की गई है। प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी का आरोप है कि अमेरिका द्वारा समर्थित इजरायली हमले अकारण थे और परमाणु अप्रसार संधि का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने इजराइल का समर्थन करने और एनपीटी की अनदेखी करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए पर संभावित मिलीभगत का आरोप लगाया। तो प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी ने गाजा में इजराइल की पिछली कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया है। आखिरकार इजराइल ने हमला क्यों किया, क्या यह कोई इसके पीछे तात्कालिक कारण है या कोई दीर्घकालिक नीति है, इस बीच भारत की क्या भूमिका हो सकती है, तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वार्ता पूरी सुनिएगा और बताइए कि इस वार्ता पर आपकी क्या राय है। कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आखिरकार इजराइल ने हमला क्यों किया? क्या ये कोई इसके पीछे कोई तात्कालिक कारण है, कोई दीर्घकालिक नीति है? भारत की क्या भूमिका हो सकती है? पहली चीज जो बुनियादी तौर पर हम सभी लोगों को अपने जेहन में रखनी होगी कि इजराइल इस समय एक तरह से आक्रामक और युद्ध में सक्रिय राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। पहले उसने गाजा में लाखों फिलिस्तीनियों का सफाया किया। आज गाजा जो है पूरी तरह से फिलिस्तीनी नेशनलिटी से एकदम साफ हो चुका है। और ये अगर मुझसे पूछें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी जनसंहारक घटना है। और इसे अंजाम दिया है किसने? इजराइल ने। इसके पीछे कौन ताकत है? अमेरिका। मैं पहले भी कई इस पर एपिसोड कर चुका हूं। उनमें बहुत सारे पहलू रखे गए। गाजा में जो नरसंहार हुआ है और जिस तरह से पूरी के पूरे फिलिस्तीनी राष्ट्र को ही नष्ट कर देने का संकल्प लेके फिलिस्तीनी नेशनलिटी को, जातीयता को खत्म कर देने की मुहिम चली हुई है। और उस मुहिम को पूरी दुनिया एक तरह से दर्शक की तरह देख रही है। खासकर वे देश जो कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, इन सब की आज सुबह शाम रोज दुहाई देते हैं, कसम लेते हैं, उन सभी देशों की सरकारें एकदम मूक दर्शक की तरह इस गाजा के नरसंहार को देख रहे हैं। गाजा में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी हमास की, एकदम टॉपल कर दी गई। हमास के लोग कहां के कोई नहीं जानता। हमास के लोग कौन है सब लोग जानते हैं। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ जो चीज पहले रखना चाहता हूं वो ये कि इजराइल एक सामान्य राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल राष्ट्र की तरह और दुनिया के खासतौर मध्य पूर्व के देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। आज स्थिति है कि इजराइल कोई भी नियम न वो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानना चाहता है, न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की मानना चाहता है, न विश्व अदालत की मानना चाहता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून का वह पालन करना नहीं चाहता। और दुनिया की कोई भी ताकत उसे इसके लिए मजबूर भी नहीं कर रही। खासतौर पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये सारे देश ये काम कर सकते थे, लेकिन वे सब लोग चुपचाप अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अब अचानक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए और अनेक बड़े अफसर ईरान के मारे गए। इजराइल का कहना है कि उसने हमले सिर्फ
परमाणु ठिकाने पर किए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इजराइल ने वे हमले सिर्फ परमाणु ठिकानों पर नहीं किए, बल्कि वे रिहायशी इलाकों पर किए और बड़े पैमाने पर लोगों की क्षति हुई है उससे। और दूसरा यह कि अगर इजराइल को आपत्ति है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और परमाणु हथियार उसके पास नहीं रहने चाहिए, इसलिए उसने हमले कर दिए, तो कल अगर इजराइल भारत पर हमले करेगा तो हम क्या करेंगे? भारत के पास में भी तो परमाणु हथियार हैं। ये हो ही सकता है कि आज भारत की इजराइल के साथ दोस्ती है, कल दोस्ती न रहे। तो इजराइल ने जो यूनिलैटरल यानी अपनी पहल करके किसी भी देश के ऊपर हमला करने का जो ये तरीका अपनाया, ये तरीका बर्बर तरीका और ये फासिस्ट तरीका है। और ये उसकी युद्धोन्मादी नीति और विस्तारवादी जो नीति है उसका एक हिस्सा है। इजराइल का ये कहना कि ये उसका अपना निर्णय है, ये तथ्य की दृष्टि से सही नहीं है। इजराइल को किसी भी देश के खिलाफ में, किसी भी देश की जनता के खिलाफ में एक तरफा कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं। ईरान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमला किया जाए। यहां तक कोई बयान तक नहीं दिया ईरान ने। इजराइल ने जिस तरह से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं, वे हमले इजराइल एक तरफा कार्रवाई के जरिए सिर्फ नहीं कर सकता। ये सिर्फ इजराइल का फैसला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। पहले तो यह था कि चलो हमास के खिलाफ में कार्रवाई की गई क्योंकि हमास ने हमला किया था इजरायली सैनिकों नागरिकों के ऊपर, इजरायली इलाकों के ऊपर, लेकिन ईरान ने तो कोई हमला नहीं किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया हाल फिलहाल में ईरान ने। यहां एक चीज बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इजराइल के इस तरह के बर्बर हमले का एकमात्र लक्ष्य है ईरान की संप्रभुता को नष्ट करना, जो कि किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को विरोध करना चाहिए। एक अन्य चीज, ये जो इजराइल की जो अति सक्रियता है, वो अति सक्रियता अपने आप में अनेक सवाल खड़े करती है। ये हो सकता है कि ईरान पलट के हमले करे और उससे युद्ध भड़के। ईश्वर न करे युद्ध भड़के। इजराइल अगर इन हमलों के जरिए ये कोशिश करना चाहता है कि वह ईरान को डरा के, ईरान की जनता को डरा के ईरान के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो ईरान की सुरक्षा को ध्वस्त कर देगा, ये भी उसकी गलतफहमी है। हालत यह है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो तो ईरान इजराइल को नेस्त नाबूद कर सकता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि अमेरिका साथ में दे, ब्रिटेन, फ्रांस ये साथ न दे उसका। एक अन्य चीज जो कि इस पूरे प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि इजराइल ने जो बहाना लिया है और अमेरिका ने जो बहाना लिया है, वो है परमाणु शक्ति और परमाणु बमों के विकास का। कि ईरान ने परमाणु शक्ति और परमाणु बमों का विकास किया है,
इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है, जो कि एकदम एक सिरे से बेबुनियाद और असत्य है। आप किसी भी देश पर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी उसके द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के आप हमला नहीं कर सकते। इस प्रसंग में जो रूसी मंत्रालय ने जो बयान दिया है, विदेश मंत्रालय ने, वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हम इजरायल राज्य की हिंसक कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हैं। एक संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य के नागरिकों, उसके शांतिपूर्ण शहरों और परमाणु ऊर्जा की संरचनाओं की सुविधाओं के खिलाफ बिना उकसावे के जो इजराइल ने हमले किए हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। एक और चीज है जिसकी तरफ रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में ध्यान खींचा गया, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सत्र के दौरान जो कुछ घटा है, वहां उसको लेके संदेह पैदा हो रहा है। कायदे से होना ये चाहिए कि ईरान को लेके जो तनाव और टकराव है, उसे कम करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, उससे ईरान के जवाबी कार्रवाई करने की संभावनाएं बढ़ गई। अगर सचमुच में, जैसा कि इजराइल का दावा है कि उसने वहां के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया है या क्षतिग्रस्त किया है, तो उस वहां से जो रेडियो विकिरण पैदा होगा, जो संभावित रेडियोलॉजिकल जो परिणाम आ सकते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी इलाके को प्रभावित होने की संभावना है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए ईरानी परमाणु संयंत्रों को नष्ट करके कोई सैन्य जीत हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि कूटनीतिक राजनीतिक पहलकदमी करके ही इस मसले को हल किया जा सकता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान है, जिसका के जिक्र रूसी मंत्रालय ने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जिक्र रूसी विदेश मंत्रालय ने किया है, उस एजेंसी के साथ में इजराइल की कोई मिली भगत है जिसके तहत यह हमला किया गया है। इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये अपनी विश्वसनीयता इसने खो दी है। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसी को मालूम है कि ईरान में कहां कहां परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं। उसके अलावा किसी को दुनिया में नहीं मालूम। तो अगर उसके टारगेटेड निशानों पर इजराइल ने हमला किया है, तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के यहां से ये खबरें और सूचनाएं लीक हुई हैं, और ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की विफलता का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले की निंदा की है, और साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। अब इसका एक दूसरा डायमेंशन है इस पूरे हमले का, वो ये कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये दुनिया के सबसे झूठे राष्ट्रपतियों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अभी कहा कि हमारा कोई संबंध नहीं, हम जानते नहीं थे, ये एकदम झूठ बोल रहा है। 30 मार्च 2025 को एबीसी न्यूज
को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर वे यानी ईरान कोई समझौता नहीं करते तो बमबारी होगी। यह ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च को दी थी और अब 12-13 जून 2025 में ये हमले संयोजित किए गए और एग्जीक्यूट किए गए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका जो चाहता है उस पर ईरान सहमत हो। जबकि हकीकत यह है कि जो परमाणु हथियारों की जो अप्रसार संधि है, जिसे एनपीटी कहते हैं, उस संधि के तहत ईरान सहित दुनिया के सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, अनुसंधान, उत्पादन और उपभोग का अविभाज्य अधिकार प्राप्त है और इस अविभाज्य अधिकार में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी शामिल है। जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे 30 मार्च 2025 को, तो वो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये संधि है एनपीटी, उस संधि को ही एक तरह से वे एक चुनौती दे रहे थे। हो सकता है कि ट्रंप नहीं जानते हो कि वो संधि क्या है, या हो सकता है वे चाहते हो कि इस संधि की शर्तें ईरान पर लागू न हो। सवाल यह है कि जब दुनिया के लिए ये संधि की गई है तो ईरान पर लागू क्यों नहीं होगी? सभी संप्रभु राष्ट्रों के बीच में एक औपचारिक कानूनी बाध्यकारी समझौते के तौर पर इस संधि को तैयार किया गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर इस संधि को तैयार किया गया। इस संधि के तहत विभिन्न देशों के बीच में व्यापार, सुरक्षा, परमाणु अप्रसार, पर्यावरण संरक्षण जैसे मामले आपसी समझौते और आपसी नियमों के तहत संपन्न करने का प्रावधान है। इस संधि और इसके प्रावधानों को किसी भी तात्कालिक आदेश के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संस्थानों के फोरम पर पास हुई है, मंचों से पास हो चुकी है। अमेरिका भी उसका एक सिग्नेटरी है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे संधि का पालन करें। ट्रंप की मुश्किल यह है कि वे एनपीटी, ये परमाणु अप्रसार संधि से जुड़ी हुई, जिसे एनपीटी के नाम से जानते हैं, इसमें कोई और विकल्प नहीं है। आप यूरेनियम संवर्धन से किसी भी राष्ट्र को रोक नहीं सकते, इसमें साफ है ये। कोई भी राष्ट्र इंक्लूडिंग ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर सकता है। ईरान को ट्रंप किसी भी नियम से, कायदे से, तरीके से यूरेनियम संवर्धन से नहीं रोक सकते। एक अन्य चीज, ईरान एक तरह से संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र के नाते उसके पास में परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहते हैं, उसका वो हस्ताक्षर करता है। उस एनपीटी के एक अनुच्छेद में यह साफ लिखा गया है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का वह अधिकार रखता है। इस अधिकार में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी शामिल है।
बशर्ते कि वह एक अन्य अनुच्छेद के तहत सुरक्षा दायित्वों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने व्यापक सुरक्षा समझौते का पालन करे। ईरान इस समझौते का पालन करता है, इसलिए अमेरिका या इजराइल किसी को भी ईरान को इस अधिकार का प्रयोग करने से रोकने का कोई एक तरफा कानूनी अधिकार नहीं है, न सैन्य अधिकार है। ट्रंप की बात राजनीतिक तौर पर हो सकता है सही हो उनके लिए, प्रोपेगेंडा के लिहाज से सही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिहाज से वो गलत है। अगर ट्रंप को लगता है कि उनकी बात सही है तो वो सुरक्षा परिषद से अपनी बात को इंडोर्स कराएं और ये परमाणु अप्रसार संधि में चेंज करें। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज, किसी भी देश के ऊपर चाहे उससे जितना ही खतरा क्यों हो, आप व्यक्तिगत खतरे के आधार पर आप हमला नहीं कर सकते या उसके खिलाफ में सामूहिक सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। एक अन्य चीज, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान 2003 से परमाणु हथियार कार्यक्रम के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सभी नियमों कायदों का पालन कर रहा है और उसने साफ कहा है कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और उसने किसी भी परमाणु से संबंधित सामग्री को परमाणु अस्त्र में विकसित नहीं किया है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों ने भी अपनी जांच में सही पाई। इसके बावजूद इजराइल ने अमेरिका की शह पर आज सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले बोले, नागरिक ठिकानों पर हमले बोले। तो जो देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नियमों का 2003 से अक्षर से पालन कर रहा हो, जिसके खिलाफ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के खिलाफ पास भी कोई प्रमाण न हो कि वह परमाणु हथियार बना रहा है, उस पर बहाना करके हमला करना तो एक तरह से ईरान की संप्रभुता पर हमला करना है। इस पूरे प्रसंग का एक अन्य पहलू है जिसका कि संक्षेप में जिक्र करके ये बातचीत में यहां समाप्त करूंगा। वो ये कि पहले जो है वो ट्रंप प्रशासन ईरान के अधिकारियों के साथ में 5 विभिन्न किस्म की इस तरह की वार्ताएं कर चुके हैं और इन वार्ताओं में कहीं पर भी यूरेनियम संवर्धन को रोका जाना चाहिए इसका उल्लेख नहीं किया गया। हमेशा वो यही कहते रहे कि आप परमाणु हथियार मत बनाइए, परमाणु हथियार मत बनाइए। ईरान कहता रहा कि हमारे पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, तो उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया था कि आप यूरेनियम संवर्धन का काम न करें। अचानक अमेरिका ने अपनी पोजीशन बदली और अब यूरेनियम संवर्धन न करें इसे मुद्दा बना लिया। परमाणु अप्रसार संधि में यूरेनियम संवर्धन करना एकमात्र प्रावधान है जिसका कि सभी राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत भी इस्तेमाल कर रहा है उसका। तो ईरान क्यों पीछे हटेगा उससे? भारत की भी तो यही नीति है कि हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे और परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने यूरेनियम संवर्धन के काम को रोका नहीं और यूरेनियम संवर्धन का मतलब यह है कि शांतिपूर्ण विकास के कार्यों के लिए, ऊर्जा के विकास के लिए
हम परमाणु शक्तियों का उपयोग करें। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सारी चीज को यू टर्न देते हुए और युद्ध के बहाने के तौर पर इस परमाणु बम के मसले का इस्तेमाल किया है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अपने किसी भी दस्तावेज में उसका जिक्र करती। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के किसी भी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाए हैं। हाँ, ईरान ने कभी यह छुपाया नहीं कि वो यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो सीक्रेट कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वो यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम है, जिसका विकास के लिए, शांतिपूर्ण विकास के लिए उसका कोई भी राष्ट्र उपयोग कर सकता है। भारत भी उसका उपयोग कर रहा है। आप याद कीजिए कि ट्रंप की बुनियादी मांग थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ईरान ने इस बात पर सहमति जताई कि हम इससे सहमत हैं कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, इस शब्द को बदल के अचानक ट्रंप ने यह कहना शुरू किया कि ईरान जो है यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं कर सकता। परमाणु हथियार नहीं हो सकता और यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं कर सकता। ये दो चीजें अलग हैं, ये एक ही नहीं है। जो इजरायली समर्थक मीडिया है जो भोंपू की तरह काम कर रहा है, उसमें बहुत सारा भारत का भी मीडिया है जो भोंपू की तरह काम कर रहा है, वह भी इसी तरह से ये इंप्रेशन दे रहा है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार है। ईरान के पास में, हम बार बार कहना चाहते हैं, कोई परमाणु हथियार नहीं है। और ईरानी सरकार यूरेनियम संवर्धन का काम कर रही है, इस बात को उसने कभी किसी भी मंच पर छिपाया नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईरान शांति के प्रति कमिटेड था और इजराइल और ट्रंप शांति के प्रति कमिटेड नहीं है, और यही सोच के उन्होंने ईरान पर हमले किए। एक अन्य चीज, वो ये कि एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है, और वो रिपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, जिसमें 31 मई की रिपोर्ट के विश्लेषण से यह पता चलता है कि ईरान ने 2003 में परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण विस्फोट या परमाणु परीक्षण किए और उन्हें छिपाया। कई इसके उलट और भी कई ऐसे संस्थान हैं जो कि इस पक्ष की तरफ ध्यान खींच रहे थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि आज की डेट में ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार है। किसी और जगह, किसी और देश के लिए ईरान परमाणु हथियार सप्लाई दे रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये जो हल्ला किया जा रहा है, ये 2003 के पहले का है। और ये जो बात कही जा रही है वो यूरेनियम संवर्धन की बात है, और यूरेनियम संवर्धन का काम ईरान ने 60% तक किया है। और इस बात को उन्होंने कई बार ईरानियों ने स्वीकार किया है। वे इसे छिपा नहीं रहे हैं, वे चाहते हैं कि इसकी वजह से जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों से उनको राहत मिले। लेकिन अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश ईरान की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
कहने का आशय है कि इजराइल ने परमाणु हथियार हैं ईरान के पास, और ईरान के परमाणु संयंत्र परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा मिशन शुरू करके ईरान की संभवता पर हमला बोला है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिलहाल इतना ही।